साथियों नमस्कार, मैं हूं कृष्णानंद सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग इस बात को जानने और समझने के लिए उपस्थित हैं कि जब आप प्रधान शिक्षक के रूप में नए विद्यालय में पदस्थापित होंगे तो उस स्थिति में उस विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक के द्वारा आपको कौन कौन से जिम्मेवारी दी जाएगी। प्रभार के रूप में दो प्रकार के प्रभार का निर्वहन आपको करना होगा। पहले में वित्तीय प्रभार और दूसरा में भौतिक प्रभार। तो भौतिक प्रभार के अंतर्गत उस विद्यालय में कौन कौन सी सामग्रियां हैं उसको प्राप्त करनी है। उसके बाद वित्तीय प्रभार सबसे अहम होता है। वित्तीय प्रभार में काफ़ी ध्यानपूर्वक सभी पंजी को एकत्रित करनी है और इसके साथ साथ पूर्व में यदि कोई यानी कि उस विद्यालय के जो वर्तमान में प्रभारी प्रधानाध्यापक है उसके पूर्व या तो फिर उसके पूर्व कोई प्रभारी प्रधानाध्यापक रहे हों और उनसे कौन कौन सी सामग्री, कौन कौन सी पंजी, कौन कौन से वित्तीय प्रभार के रूप में पंजियाँ प्राप्त हुई है, या तो उस विद्यालय में वित्तीय रूप में यानी कि जो खर्च वर्च किया गया है उसका लेखा जोखा आपको सही सलामत प्राप्त कर लेना है। अन्यथा की स्थिति में जब आप प्रधान शिक्षक बनेंगे तो विभाग के द्वारा आपसे अनेक प्रकार की जो राशियां खर्च हुई है उस विद्यालय में उसकी मांग की जाएगी। तो उस स्थिति में आपके पास यह सारी सामग्री उपलब्ध नहीं होगी वित्तीय रूप में, तो निश्चित रूप से वहां पे आप परेशानी में फंस सकते हैं। विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से अब लगभग इसकी स्पष्टता हो चुकी है, इसका क्लियरेंस होते जा रहा है कि अब इनका जो अंतिम पोस्टिंग का कार्य है वह अंतिम पदाम पर पहुंच चुका है। प्रारंभ में जिला का ऑप्शन लिया गया था। ई शिक्षा कोष के माध्यम से सभी सफल प्रधान शिक्षक जिनकी काउंसलिंग सफलतापूर्वक संपन्न हुई लगभग सभी लोग कर ही चुके हैं। अब बीच में बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारे उतार चढ़ाव हुए। अब आकर के बातें यह भी स्पष्ट हो रही है कि इन प्रधान शिक्षकों को अब 3 ब्लॉक का भी ऑप्शन लिया जाएगा। तो यह अच्छी बड़ी खबर है। इन शिक्षकों के लिए अच्छी खबर आकर के निकल आ रही है कि अब वे मनचाहा ब्लॉक का चयन करेंगे और 3 ब्लॉक में 3 प्रखंड में कहीं ना कहीं आपकी पोस्टिंग हो जाएगी। अब यह भी कयास लोग लगा रहे हैं, यह कहना तो उचित नहीं है, कोई चीज़ की संतुष्टि होती नहीं है। अब यह भी लोग कह रहे हैं कि पंचायत का भी ऑप्शन मिल जाता, 3 पंचायत का ऑप्शन मिल जाता तो वह भी अच्छा होता। तो चलिए, जहाँ तक संभव हो, जहाँ तक अच्छाई हो, जहाँ तक हम लोगों के लिए यानी कि प्रधान शिक्षक के लिए कार्य सुगम हो जाए वह अच्छी बातें होगी। लेकिन अभी तक जो वेतन विसंगतियाँ हैं, जो 30,500 प्रधान शिक्षक का मूल वेतन रखा गया है, उस स्थिति में बहुत सारे ऐसे नियोजित शिक्षक हैं वह इस कार्य के लिए आना नहीं चाह रहे हैं। तो निश्चित रूप से इस पर भी कुछ न कुछ विभाग का मंथन होगा और मंथन होने के बाद एक आकर्षक वेतन प्रधान शिक्षक के लिए जो होनी चाहिए वह ज़रूर निकल करके आएगी। तो चलिए, यह सब बातों पे हम लोग अधिक डिस्कस नहीं करेंगे। हम लोगों का मेन मुद्दा है, मेन मकसद है कि जब आप वित्तीय प्रभार ग्रहण करेंगे तो उस स्थिति में आपको किन किन पंजी को स्पष्ट रूप से, किन किन सामग्रियों को स्पष्ट रूप से देख लेना है और जो सामग्री छूट रही है आप आग्रह के साथ, अनुरोध के साथ उस विद्यालय में पदस्थापित प्रभारी प्रधानाध्यापक से ज़रूर ले लेंगे। हमने यहाँ पे बोर्ड पे उन सामग्रियों को, उन पंजियों को लिख करके रखा है। आप जब विद्यालय में जाएंगे तो प्रभारी प्रधानाध्यापक के द्वारा इस लिस्ट के आधार पर, और इसमें कुछ छूटा भी है तो आप ज़रूर उसका डिमांड कर लेंगे। तो पहला नंबर पर है एमडीएम कैश बुक पंजी। तो एमडीएम कैश बुक पंजी, इसमें एमडीएम मध्याह्न भोजन सामग्रियाँ जो खर्च की जाती है, उसके बाद जो पीएफएमएस के माध्यम से आपको राशि मिलेगी तो उसमें सारा मेंशन रहता है कि किस तिथि में कितनी राशि वेंडर को दिया गया, उसके बाद कितना आगत हुआ, कितना निर्गत हुआ, उसको आप सावधानी पूर्वक देख लेंगे। और एमडीएम कैश बुक
जो बनाने का तरीका है, हमने इस पे भी चर्चा किया है। यदि आप उस वीडियो को देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका मैं लिंक दे दूंगा, आप उसे भी समझ लेंगे। हालांकि MDM कैश बुक जो आपको प्राप्त होगी, यह जो पंजी आपको मिलेगी वह उस विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक के द्वारा बनाया मिलेगा। आप उसको सही से मिलान कर लेंगे और अद्यतन स्थिति में, जो वर्तमान स्थिति में है, उसको देख लेंगे। उसके बाद MDM पंजी भी आपको मिलेगी। तीसरे स्थान पे अंडा फल पंजी, इसका भी आपको पंजी प्राप्त कर लेनी है। उसके बाद चौथे नंबर में है SSA कैश बुक पंजी, सर्व शिक्षा अभियान की कैश बुक की पंजी होगी। उसे होता क्या है, विद्यालय में सालाना विद्यालय विकास के लिए या तो फिर स्पोर्ट्स के लिए, खेलकूद के लिए, या तो फिर इको क्लब या तो यूथ क्लब के लिए विभाग की ओर से राशि आती है, और वह राशि कितनी आई, कितना खर्च किया गया, सारा चीज़ SSA कैश बुक पंजी में ही दर्ज किया रहता है। इसे भी आप बारीकी से मिलान कर लेंगे कि इस साल में विद्यालय विकास के लिए कितनी राशि आई थी, उसके बाद कितना खर्च किया गया, उसमें सारा चीज़ मेंशन रहता है इस पंजी में। आप उसको सावधानी से देख लेंगे। उसके बाद इको क्लब या तो यूथ क्लब या तो फिर स्पोर्ट्स के लिए जो राशि आई है उसका कहाँ पे मेंशन है, उसको भी आप समझ लेंगे। उसके बाद MDM क्लोजर सर्टिफिकेट और SSA क्लोजर सर्टिफिकेट, एक वीडियो में हम लोग इस पे चर्चा किए थे। पुनः यह वित्तीय सामग्री के अंतर्गत है, यहाँ भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि MDM क्लोजर सर्टिफिकेट, यह सर्टिफिकेट आपको प्राप्त कर ही लेनी है हर हालत में। इसको समझिए, जिस समय PFMS का प्रावधान नहीं था, वेंडर के माध्यम से MDM के लिए जो भी सामग्री थी वह नहीं आती थी, उसके पूर्व की बात कर रहे हैं। तो उस समय प्रभारी प्रधानाध्यापक के द्वारा अकाउंट खोला गया था, और चाहे वह MDM का हो या तो फिर विद्यालय विकास के लिए अकाउंट हो, उसी पे राशि आती थी और उसी के माध्यम से प्रभारी प्रधानाध्यापक विद्यालय में खर्च करते थे और फिर कैश बुक बनाते रहते थे, MDM का हो चाहे फिर SSA का हो। लेकिन बीच में हुआ क्या, इसको क्लोज किया गया और PFMS के माध्यम से राशि दी जाने लगी। तो उस स्थिति में MDM क्लोजर सर्टिफिकेट और SSA क्लोजर सर्टिफिकेट, इस दोनों सर्टिफिकेट को आपको प्राप्त कर लेना है। यह समय समय पे मांग की जाती है कि जब क्लोज किया गया MDM कैश अकाउंट, तो उस समय कितनी राशि थी, कितनी राशि को वापस किया गया विभाग की ओर से, यह समय समय पे मांगा जाता है। उसी प्रकार से SSA का भी है। 7वें नंबर की चर्चा करें, चेक स्लिप। चेक स्लिप कहने का अर्थ हुआ कि जब MDM का राशि निकासी होती थी, MDM की जो राशि निकाली जाती थी, चाहे SSA मद में जो राशि निकाली जाती थी, वह चेक के माध्यम से निकाली जाती थी। तो उसका जेरोक्स कॉपी भी विद्यालय में अवेलेबल होगा, वहाँ से आपको प्राप्त हो जाएगा। और उसके बाद जो स्लिप बचा हुआ है वह भी होगा, उसे भी आप प्राप्त कर लेंगे। उसके बाद सामग्री भंडार पंजी, यह भी वित्तीय प्रभार के अंतर्गत ही आ जाता है। कितनी सामग्री विद्यालय में उपलब्ध है, सबसे पहले जो ही आप सामग्री भंडार पंजी को प्राप्त करेंगे तो उसमें सारी सामग्रियां मेंशन होगी और उसी सामग्री के आधार पर आपको भौतिक प्रभार के रूप में जितनी सामग्री है वह अवेलेबल हो जाएगी। उसके बाद MDM PPA, यह PPA PFMS के माध्यम से डेवलप किया जाता है। इसमें टाइमिंग लगभग 10-12 दिनों का रहता है और इसी के सहारे आपका सिग्नेचर होगा। उसके बाद विद्यालय यानी कि जो विद्यालय शिक्षा समिति के सदस्य हैं, सचिव का सिग्नेचर होगा। दोनों के सिग्नेचर के आधार पे वेंडर को राशि दी जाती है और उसके खाते में चली जाती है। तो इस आधार पर MDM PPA यह फ़ोटोकॉपी अवेलेबल होगी। यह यदि ले लेते हैं तो काफ़ी अच्छी बात है। SSA PPA फ़ोटोकॉपी, यह दोनों PPA कॉपी यदि अवेलेबल है अति उत्तम है। अन्यथा की स्थिति में आप MDM और SSA का स्टेटमेंट लेंगे, निकलवाएंगे। यह SSA का
एमडीएम का जो आपको मिलेगा स्टेटमेंट एचडीएफसी बैंक से प्राप्त होगा, तो उससे भी आप मिला सकते हैं। उसमें भी सारा चीज़ मेंशन किया रहता है। उसी प्रकार से एसएसए का भी वह एसबीआई के अंतर्गत आपको प्राप्त हो जाएगा, उसका स्टेटमेंट्स भी प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन यदि पीपीए अवेलेबल हो जाता है तो अति उत्तम बात है। उसके बाद 11 नंबर पे चर्चा करें बैंक पासबुक जीओबी। यह वर्तमान समय में खुला है प्रत्येक विद्यालय में जीओबी का। और उसके बाद बैंक पासबुक एमडीएम का। तो यह जो एमडीएम का बैंक पासबुक है पूर्व की बात कर रहे हैं, अभी वर्तमान में नहीं। तो बैंक पासबुक जीओबी का और उसके बाद चेकबुक जीओबी का, यह भी आपको प्राप्त कर लेनी है। चेकबुक अभी वर्तमान में होगा, कम ही खर्च हुआ होगा चेकबुक, उससे आप आने वाले समय में इस्तेमाल करके जो भी सामग्रियां हैं, जो भी राशि है, इसको इधर उधर कर सकते हैं। उसके बाद एसएसए पासबुक, यह पूर्व की बात कही गई है। एसएसए पासबुक भी वर्तमान में अवेलेबल होगा, उसे भी आप सुरक्षित ले लेंगे। उपयोगिता स्लिप, अब देखिए यह सभी सामग्री की यह सबसे मायने रखता है, महत्वपूर्ण है। उपयोगिता स्लिप में कौन सी सामग्री, कौन सा सामान, कौन सा अन्य प्रकार के स्टेशनरी सामान खरीदे गए हैं, उस उपयोगिता में मेंशन किया हुआ रहता है। यह यदि उपयोगिता अवेलेबल नहीं रहेगा तो जितनी भी सामग्री आपको अवेलेबल होगी वह महत्वहीन हो सकता है। इस स्थिति में उपयोगिता नितांत जरूरी हो जाता है और बीच बीच में इसका ऑडिट होते रहता है। तो इसी के आधार पे उस पर लिखा रहेगा कि इसका सत्यापन हो चुका है, लेकिन उसे आपको हर हालत में ले लेना है। उसके बाद चावल वितरण पंजी, याद कीजिए बीच में जिस समय कोरोना का समय था, कोरोना काल था, उस समय बच्चों को चावल दिया जा रहा था। खाने पीने की व्यवस्थाएं बंद हो चुकी थी, बच्चे विद्यालय आना बंद हो चुका था, उनका आना जाना। तो जो चावल था उनके गार्जियन आकर के ले जाते थे। तो कितना चावल वितरण किया गया, किन बच्चों को दिया गया, किस महीने में, माता पिता का उसमें सिग्नेचर रहता था। वह भी चावल वितरण पंजी विद्यालय में अवेलेबल होगा, इसे भी आप प्राप्त कर लेंगे। तो इस प्रकार से कहने का अर्थ हुआ, मोटा मोटी हम लोग साधारण तौर पे इस बात को समझने का प्रयास किए कि विद्यालय में जो भौतिक प्रभार है वह तो स्पष्ट हो जाएगा। इस कहाँ पे चर्चा किए थे, ये जो सामग्री भंडार पंजी है, इससे स्पष्टता हो जाएगी कि कितनी सामग्री है। लेकिन वित्तीय प्रभार में आपको मुख्य रूप से यह जो 16 पॉइंट हमने बनाया है, यह हर हालत में देख करके समझ करके आपको प्राप्त कर लेना है। बस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।